तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 5 की, जो कि हमारा चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग। इसकी सिर्फ मैंने अभी तक आपके लिए एक ही वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने आपसे बात की थी ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। मैंने इंपॉर्टेंस के लिए और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी प्रोवाइड किए। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप आसानी से चेक कर सकते हो। अब हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कितने प्रकार का होता है, फंक्शनल, डिविजनल और फंक्शनल्स के मेरिट्स, डीमेरिट्स और सूटेबिलिटी, यानी कहाँ पर ये सूट करते हैं। तो ये सब बातें आज इस वीडियो के अंदर हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलो मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की कि आखिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ऑर्गेनाइजेशन, एक है स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन का टोटल स्ट्रक्चर यानी कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या काम कहाँ पर हो रहा है, किसको कौन सी जॉब दे रखी है, किसको कितनी अथॉरिटी दे रखी है, ये सब कुछ स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। या इसे अगर हम लोग और सिंपल भाषा में समझें तो ये एक नेटवर्क तो समझते हो ना कि हम टोटल कहाँ कहाँ तक कनेक्टेड हैं। तो हम टॉप लेवल मैनेजमेंट है, हम कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे कनेक्टेड हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो या तो नेटवर्क या हम बोल सकते हैं फ्रेमवर्क। अब आप फ्रेमवर्क तो समझते हो ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई घर बनाना चाहते हो तो घर बनाने से पहले उसका एक नक्शा, उसका एक नेटवर्क, उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हो। फ्रेमवर्क का मतलब कि हम टोटल पहले ऐसे बाउंड्री होगी, फिर कौन सा रूम कहाँ पर होगा, किचन कहाँ होगी, लेट बाथ कहाँ होगा और बाकी गैलरी हमारी कहाँ होगी, ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। यानी जो हमने पेपर पे एक फ्रेमवर्क बनाया वही हमारा घर का स्ट्रक्चर कहलाता है। सेम ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। फ्रेमवर्क तो आप समझ गए ना, कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट होगा, कहाँ कौन कौन से काम होंगे, कहाँ किसको कितनी पावर प्रोवाइड कर रखी है हमने, ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। जरा देखो डेफिनेशन रीड करते हैं, आपको आसानी से बातें समझ आएंगी। तो देखो, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस। क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, कहाँ कौन सा पर्सन कौन सी जॉब परफॉर्म कर रहा है, उनका नेटवर्क। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कब किसको हमने कितनी जिम्मेदारी दे रखी है। अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे किसके पास कितनी अथॉरिटी है, ये सारी चीज़ें आपकी कौन कौन सी, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज़, इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बाकी एक और देख लेते हैं, और इट कैन बी, और इसे हम और क्या बोल सकते हैं, और इट कैन बी कॉल्ड एज फ्रेमवर्क। ये क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। तो ये वो फ्रेमवर्क होता है जहां पर मैनेजमेंट यानी मैनेजरियल और ऑपरेशन यानी आपका प्रोडक्शन का काम कंप्लीट किया जाता है। तो देखो, इट स्पेसिफाइज द रिलेशन बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें शो करता है, हमें स्पेसिफाइज करता है कि कैसे रिलेशन है पीपल, वर्क और रिसोर्सेज के बीच में। क्योंकि ये जब भी काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये तीन ही चीज़ें मेन होती हैं। क्या, किसके द्वारा काम किया जा रहा है यानी पीपल, क्या काम हो रहा है यानी आपका वर्क, और कौन से रिसोर्सेज के द्वारा काम हो रहा है यानी कौन सी मशीन है, कौन सा रॉ मटेरियल है, ये आपके रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो पीपल, वर्क और रिसोर्सेज के बीच में जो रिलेशन स्पेसिफाई करता है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। देखो, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक और है इसी के अंदर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जनरली कहलाता है एक मैनेजमेंट के द्वारा, एक मैनेजर के द्वारा कितने एम्प्लॉयज़ को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। एक मैनेजर के अंदर कितने वर्कर्स काम करने चाहिए, वो आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। तो देखो, मींस हाउ मैनी एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय वर्क मैनेजर। तो एक मैनेजर के द्वारा कितने लोगों का मैनेजमेंट किया जा सकता है इफेक्टिवली, वो आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। एक डेफिनेशन और इसी में रखिए, और हाउ मैनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन सुपीरियर। एक सुपीरियर के द्वारा कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल किया जा सकता है, वो आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। छोटी सी बात, एक लाइन की बात और एक नंबर के लिए ही बात, इससे ज़्यादा इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आओ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ये बताओ, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये जो हमने फ्रेमवर्क, ये जो हमने नेटवर्क बना लिया, ये क्यों जरूरी था? क्या बिना इसके काम नहीं चलता? इंपॉर्टेंट है या नहीं है? पहली चीज़ तो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अगर हमारे कोई
परफेक्ट जॉब डिज़ाइन ना हो, नेटवर्क ना हो, तो हम तो भटकते रह जाएंगे, इंसान को ढूंढते रह जाएंगे, वो मिलेगा ही नहीं हमें, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप ये तो समझते हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक एक से बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेज प्रॉपरली ऑल दी ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। तो हमारे बिजनेस के सारे ऑपरेशंस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है कौन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंड इंश्योर्स बेटर फ्लो और कम्युनिकेशन। तो हमें ये इंश्योर भी करता है, हमें ये इंश्योर करता है क्या, बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, की जो भी इंफॉर्मेशन है वो ठीक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पास हो रही है, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो कहीं पर भी लीक नहीं हो रही है, और जो इंफॉर्मेशन सबको प्रोवाइड करनी चाहिए वो सब तक पहुंच रही है। तो यानी कम्युनिकेशन का बेटर फ्लो भी किसके द्वारा डिसाइड होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के द्वारा। सेकेंड पॉइंट, एक क्लियर स्ट्रक्चर। अगर आपका एक बेटर स्ट्रक्चर होता है, बेटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, तो मेक्स इट ईजी टू चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस। तो हम चेक कर सकते हैं कि हर एक पार्ट में, बिजनेस के हर एक पार्ट में कहाँ किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं, यानी किसको कितनी जिम्मेदारी दे रखी है, किसने पूरी की, किसने पूरी नहीं की, किसके द्वारा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के द्वारा। तीसरा पॉइंट है एक क्लियर आइडिया अबाउट दी वर्किंग स्टाइल ऑफ एन एंटरप्राइज। तो हमारी एंटरप्राइज की वर्किंग स्टाइल के बारे में हम क्लियर आइडिया लगा सकते हैं, किससे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। अब आप ये तो समझते हो ना वर्किंग स्टाइल, वर्किंग स्टाइल का मतलब काम करने की क्या स्टाइल है, क्या कला है, प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, सेल्स कहाँ हो रहा है, मार्केटिंग कहाँ है, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ है, ये सब चीज़ों के बारे में हम पता कर सकते हैं, किससे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। तो कैन बी नोन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ध्यान रखना, कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों ही किससे हमें पता चलेगा बेटर, ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। कोऑर्डिनेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा आपका। तो किस किस के बीच में कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंस। मैंने इन तीनों चीज़ों के बारे में बता रखा है। ह्यूमन बींग्स यानी आपके वर्कर्स, फिजिकल यानी आपकी मशीन्स, आपका रॉ मटेरियल, और आपका फाइनेंशियल यानी आपका मनी, फाइनेंस। तो इन तीनों के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल है, एक बेटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के द्वारा। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और यही इस वीडियो में मुझे पढ़ाना है आपको ठीक तरीके से। देखो, स्ट्रक्चर हमारा दो प्रकार से बन सकता है, एक है आपका फंक्शनल, एक है आपका डिविजनल। मैं आपको एक एक से पहले तो यहाँ बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है फंक्शनल और कैसे बनता है आपका डिविजनल। देख लो आप लोग, सभी लोग ध्यान पूर्वक देखना। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शनल की। फंक्शनल की मतलब क्या होता है, काम के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दो। तो काम क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहला काम होता है प्रोडक्शन का, दूसरा काम होता है सेल्स का, तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी वर्कर्स रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे उनको अपॉइंट करने का हो, चाहे उन्हें हटाने का हो, टोटली काम यहाँ पर होता है। फिर एक होता है मार्केटिंग का काम। तो ये सब जब ऑर्गेनाइजेशन को काम के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। दूसरा कौन सा है, डिविजनल। डिविजनल में क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन हमारी बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस टाइम पे हम डिविजनल स्ट्रक्चर को अपनाते हैं। अब जैसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी है, हम लोग 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ मैंने 4 प्रकार के बना दिए, चलो हम लोग 4 प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं वो सुनो। पहला हम बनाते हैं सोप, ठीक है। दूसरा हम लोग बनाते हैं शैम्पू। तीसरा हम लोग मेडिसिन्स भी बनाते हैं। चौथा हम लोग कॉस्मेटिक्स भी बनाते हैं, ठीक है। ये 4 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। अब इन चारों प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन एक ही जगह हो रहा है चारों का, ऐसा नहीं। सोप बन रहा है तो सोप का प्रोडक्शन एक जगह, सोप की मार्केटिंग एक जगह, मतलब ये अलग डिपार्टमेंट। फिर मार्केटिंग के बाद फिर HRM अलग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग, फिर इसके अलावा सेल्स अलग, ठीक है। ये निपट गया सोप का, यानी सोप एक डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के अंदर ये चारों डिपार्टमेंट, तो सोप हमारा खत्म। आओ शैम्पू। शैम्पू डिपार्टमेंट में जैसे एंटर किए तो पहला डिपार्टमेंट हमें मिला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर मिला मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर मिला HRM डिपार्टमेंट, फिर मिला सेल्स डिपार्टमेंट। यानी देखा जाए तो जैसे हम लोग शैम्पू के डिपार्टमेंट में एंटर किए तो उनमें भी ये चारों मिले। फिर ऐसे ही सेम मेडिसिन्स और सेम आपके कॉस्मेटिक्स। तो जनरली हम ये कह सकते हैं
फंक्शनल स्ट्रक्चर आप तब अपनाते हो जब आप सिर्फ एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बना रहे हो, ताकि आप उसमें काम के हिसाब से बांट दो। सेल्स का काम यहाँ, प्रोडक्शन का काम यहाँ, ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर, मार्केटिंग आपका यहाँ पर। बट जब आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो, जब आप 4 प्रोडक्ट बना रहे हो यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से 4 प्रोडक्ट, तो 4 प्रोडक्ट में क्या करना है, आपका सबसे पहले सोप यानी साबुन का काम हो रहा था, तो साबुन का डिपार्टमेंट ये रहा। डिपार्टमेंट का नाम क्या लिखा है, सोप डिपार्टमेंट। सोप डिपार्टमेंट के अंदर ये 4 चीज़ें आएंगी आपकी, ये 4 एक्टिविटीज़ आएंगी। बाकी शैम्पू है उसके अंदर ये 4 एक्टिविटीज़, मेडिसिन यानी सबके अलग अलग डिपार्टमेंट, सबका अलग अलग प्रोडक्शन, सबका अलग अलग पूरी तरीके से काम। ये है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अब मेरे ख्याल से अब आपको रीड करने में बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा आसान लगेगा अब आपको। तो देखो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं अब फंक्शनल स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो देखो जरा थोड़ा सा मैं रफ भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको क्लियर दिखे। चलो ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे किसकी, फंक्शनल स्ट्रक्चर की। तो व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस और जॉब्स, तो आप काम को ध्यान में रख के, काम को माइंड में रख के जब आप ऑर्गेनाइजेशन को ग्रुप कर रहे हो, जॉब्स को ग्रुप कर रहे हो, उससे बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। काम तो समझ गए ना, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इसके अलावा मेरे को भी काम याद नहीं है, तो ये 4 काम तो विशेष तौर पे हैं ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब काम के हिसाब से बांट रहे हो तो ये आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल ऑल दी जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन का सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू सेल्स इन सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स का पूरा काम सेल्स डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू परचेस, परचेस का पूरा काम परचेस डिपार्टमेंट में। चलो फिर एक एग्जांपल दे रखा है, तो देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, फिर आपका, तो ये सब कुछ आपको दे रखा है, आप लोग रीड कर सकते हो। चलो इसकी बात कर लेते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज यानी अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर लेके चलते हो, काम के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, आप ऑक्यूपेशन के हिसाब से स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। ऑक्यूपेशन यानी काम, व्यवसाय, आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हो तो आप प्रोडक्शन के फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन का पूरा काम एक जगह हो रहा है। अगर आप सेल्स का काम कर रहे हो तो आप सेल्स के फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सेल्स का पूरा काम एक जगह होगा। तो पहला पॉइंट है आपका ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। दूसरा पॉइंट है प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट्स के बीच में कंट्रोल करना, उनको प्रमोट करना और कोऑर्डिनेशन का काम आसानी से हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारे डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। फिर है इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इससे क्या होगा, एक तो मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन का काम एक जगह हो रहा है तो हमें प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी काम करवाने वो एक ही और डिपार्टमेंट में करवाने, सेल्स से रिलेटेड कोई भी काम करवाने एक ही डिपार्टमेंट, तो हम कह सकते हैं मैनेजरियल एफिशिएंसी आएगी। दूसरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी जो भी ऑपरेशंस चल रही हैं, भले प्रोडक्शन का काम चल रहा है तो प्रोडक्शन बेटर तरीके से हो पाएगा आपका। क्यों? क्योंकि दूसरे अदर कोई भी फंक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन का काम हो रहा है। फिर है इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे, यानी आप एक ही काम को बार बार नहीं करोगे, आप काम बिल्कुल अच्छी तरीके से करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी एकदम फिक्स रहेगी। ये तीनों चीज़ क्या होती है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। फिफ्थ है ईजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। अगर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो आप आसानी से इफेक्टिव तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आपको प्रोडक्शन में किसी पर्सन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दो, वहाँ पूरा काम आसानी से हो जाएगा आपका। चलो डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि अगर आप फंक्शंस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हो क्या क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगी। पहला, प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो आपने डिपार्टमेंट बना दिए, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने बारे में सोचेगा, बट क्या ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बारे में कोई सोचेगा? नहीं सोचेगा। तो पहली चीज, पहला डिसएडवांटेज की इंपॉर्टेंस कम मिलेगी किसको? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। दूसरा, प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर समस्या हो सकती है। समस्या क्यों हो सकती है? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने बारे में सोच रहा है। हर एक डिपार्टमेंट को अपने से मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए, जो हमें टास्क दिया है हम अपना टास्क पूरा करेंगे, बगल वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। तीसरा, इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। अब आपको अगर कोई चेंजेस करने हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में तो इतनी आसानी से चेंजेस नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि सब अपने अपनी जगह बटे हुए हैं। फिर
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में भी कॉन्फ्लिक्शंस हो सकती हैं, अपनी अपनी रुचि होती है इंसान की। आपने प्रोडक्शन मैनेजर से कहा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, जबकि प्रोडक्शन मैनेजर चाह रहा है कि यार हम क्वालिटी पे फोकस करें, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्शंस हो सकती हैं। और एक लास्ट डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। अगर बाई चांस टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पॉसिबल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि आपने डिवाइड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सूटेबिलिटी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये कहाँ कहाँ पर सूट करता है, कहाँ कहाँ पर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को लगा सकते हो। तो पहला पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क एज पर फंक्शन, जब आपको फंक्शंस के हिसाब से काम को डिवाइड करना हो तब आप कौन सा लगाओगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर। दूसरा, स्पेशलाइजेशन इन एवरी फंक्शन, अब आपको हर काम में स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। फिर ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब, आपको एक प्रकार की जॉब एक जगह आपको लगानी हो तो आपको ये करना पड़ेगा, जैसे प्रोडक्शन का पूरा काम एक जगह तो आपको। और लास्ट है सिंगल और वन टाइप ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जब सिर्फ एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनाती हो उस कंपनी के लिए ही ये पॉसिबल है कि वो फंक्शनल स्ट्रक्चर लगाए, क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे तो आपको डिविजनल पर आना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ईजी है, मैं आपको समझा तो चुका ही पूरा, बट आप फिर भी एक बार रीड कर लो। तो देखो, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज, जब ऑर्गेनाइजेशन लार्ज साइज में होती है, बड़े साइज में होती है, एंड इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, डिविजनल में एक यही खास बात है कि जब वो एक से ज़्यादा प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है, देन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, तो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक डिपार्टमेंट में होंगी। जैसे कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब एक डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट कौन सा है? कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट। कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन भी होगा, सेल्स भी होगा, परचेज भी होगा, ह्यूमन रिसोर्स भी होगा और मार्केटिंग भी होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो मैंने आपको बोला वही है, सोप, टेक्सटाइल, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, ये सब कुछ दे रखा है। एडवांटेज देख लो जल्दी से कि अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर बना के चलते हो क्या एडवांटेज मिलेंगी। पहला, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, हर एक प्रोडक्ट अपनी अपनी जगह स्पेशलाइज्ड होगा क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का काम हमारे डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है, तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है फास्ट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर फास्ट आएगी क्योंकि अगर आपको सोप से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो सिर्फ सोप डिपार्टमेंट से ही संपर्क करना पड़ेगा, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही आसान रहेगा। अगर सोप डिपार्टमेंट का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जवाबदेही किसकी होगी? सोप डिपार्टमेंट की सिर्फ, क्योंकि बाकी 3-4 प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं होगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस, अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो ईजिली पॉसिबल होगा। और एक्सपेंशन और ग्रोथ, तो ग्रोथ और एक्सपेंशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर होंगे। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट ज़्यादा ग्रो करता है हम उसमें ज़्यादा मशीन वगैरह और ऐड कर सकते हैं, कोई कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो एडवांटेज तो काफ़ी पढ़ लिए, डिसएडवांटेज और देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है कि मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर अब आप डिविजनल स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो रिसोर्सेज बहुत चाहिए पड़ेंगे। बहुत क्यों चाहिए पड़ेंगे? क्योंकि 4 प्रोडक्ट हैं, चारों प्रोडक्ट को सारे के सारे रिसोर्सेज चाहिए। क्यों? क्योंकि सोप को कॉस्मेटिक्स से मतलब नहीं है, कॉस्मेटिक्स को टेक्सटाइल से मतलब नहीं है, टेक्सटाइल को शैम्पू से मतलब नहीं है, पूरे के पूरे रिसोर्सेज सबको चाहिए ही पड़ेंगे। सोप के लिए अपने अलग रिसोर्सेज, कॉस्मेटिक्स के लिए अलग रिसोर्सेज, तो यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए पड़ेंगे आपको। दूसरा, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट रहेंगे वो प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। अगेन मैं कहूँगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे नहीं, किस पे? प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव पे। कॉन्फ्लिक्शंस हो सकती हैं। और लास्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट, कि यहाँ पर कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ सकती है। चलो सूटेबिलिटी और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर सूट करता है कौन सा? आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। एक पॉइंट तो आपको याद हो ही गया कि जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वहाँ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो चलो देखते हैं। पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, पहला ही पॉइंट है जहाँ पर आप ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हो। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्ड प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जो आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहती है वहाँ पर। अगर आप सीधी सीधी सूटेबिलिटी की बात करो ना, कहाँ कहाँ पर ये सूट करता है, तो आप एडवांटेज देख लिया करो, एडवांटेज के ही सारे पॉइंट लगभग मिल जाएंगे आपको। देखो, ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ईच डिवीजन to be self-contained as under divisional structure, each department has product and sales find। जब आप चाहते हो कि हर एक प्रोडक्ट का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट हो तब आपको डिविजनल। और एक लास्ट है ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर, तो एक ऐसी कंपनी जो चाहती है हम भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तो उनके लिए भी कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए? डिविजनल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि अगर वो 2-3 प्रोडक्ट और भी ऐड करते हैं तो अलग से डिपार्टमेंट बना के ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको यहाँ से कोई भी पॉइंट्स याद ना हो रहे हो, जैसे आपको किसी की सूटेबिलिटी याद नहीं हो रही हो, डिसएडवांटेज एडवांटेज जो भी आपको चीज़ याद नहीं हो रही हो ना, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।